हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बीएड का एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है वो 6 जुलाई को होने वाला है, जिसके लिए मैंने आपको सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया है और बहुविकल्पी प्रश्न जो हल करवाना है वो मैं आपको आज हल करवाने वाला हूं। इस वीडियो में टोटल आपको 100 क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आपको सही आंसर चूज़ करना होगा। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आप उसे चूज़ कीजिएगा और आपको जो लगेगा आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में केवल हम फिजिक्स का क्वेश्चन हल करेंगे और केमिस्ट्री का इसके जस्ट बाद ही वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद बायोलॉजी का, फिर हिंदी का, उसके बाद हिस्ट्री का। आपको टोटल के टोटल 6 जुलाई से पहले सभी पेपर हल करवा दिए जाएंगे। बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वही अच्छे अवशोषक होते हैं। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम दिया था किरचॉफ ने। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप इस पे करके आएंगे और पूरी तरह से ये आपका क्वेश्चन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। निम्न में से आपको चूज़ करना है कि वह कौन ऐसा है जिससे होकर ऊष्मा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, या फिर कहें ऊष्मा का सुचालक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है उसे ऊष्मा का सुचालक बोला जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ठंडा पानी, गर्म पानी। ये मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, है ना, इसको ध्यान न दीजिएगा। ठंडा पानी, गर्म पानी या आश्रित पानी या समुद्र का पानी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाट, बी जूल, सी एम्पियर और डी न्यूटन। आपके हिसाब से कौन सा लग रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊष्मा का SI प्रणाली में मात्रक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका मात्रक होता है जूल। जूल ऊष्मा का SI मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि प्रकाश के विकिरण का स्वभाव कैसा होता है? क्या वो तरंग के समान होता है, कण के समान होता है, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर बात करें आपके सही जवाब का तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तरंग के समान। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति तरंग के समान होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? आपको बताना है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, निर्वात में, या फिर पानी में, या फिर कांच में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको अपने आंसर्स देने हैं। जहाँ दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें है, निम्न में से सबसे अधिक किसमें है? आप उसे वायु में ना करके आएंगे, क्योंकि आपको जो ऑप्शन में देगा आपको उतने में से ही सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात, पानी, कांच या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन सही है, निर्वात में। जी हाँ दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? या फिर वो अनुप्रस्थ है, या फिर अनुदैर्ध्य है, या फिर विद्युत चुंबकीय, या फिर ऑप्शन ए एवं सी यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और अपने आंसर सही देंगे, क्योंकि ये माइनस मार्किंग होता है और आपका नंबर कटने वाले हैं, है ना। अगर आप सही नहीं करेंगे
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सही करके आएंगे। हम मेरी उम्मीदों पर आप पूरे खरे उतरेंगे। क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय एवं ए एवं सी दोनों, यानी कि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों होती है। तो आपका जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रकाश की तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। जी हाँ दोस्तों, आपका अनुप्रस्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि माध्यम में तापमान, किसी माध्यम में तापमान के वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में वृद्धि होती है या फिर नहीं होती है या फिर अपरिवर्तित होती है? आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि माध्यम, कोई भी माध्यम उसमें तापमान अगर आप वृद्धि कर देते हैं तो क्या प्रकाश की गति में वृद्धि होती है या नहीं होती है। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कोई माध्यम है वहाँ पे तापमान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? क्या तापमान बढ़ाने से प्रकाश के चाल में गति में कोई वृद्धि होगी या नहीं होगी, या वो अपरिवर्तित होगी, मतलब ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे, माध्यम में तापमान बढ़ाने से या घटाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक हमने हल कर लिया। दोस्तों अगर आपको ये सारा सिलेबस पढ़ना है तो इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ये सारी की सारी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों। तो आपको ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 9 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड, या फिर ऑप्शन बी 3 × 10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों ये था आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेगिस्तान में मृगमरीचिका जैसी घटना किसके कारण होती है? जी हाँ दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेगिस्तान में मृगमरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन आपको दिया है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या फिर प्रकीर्णन। दोस्तों बार पूछा गया है, जितनी बार का मॉडल पेपर आप उठा के देखेंगे ये बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरीके से आपसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली क्यों दिखाई पड़ती है, उसका अलग आंसर है। यहाँ पूछ रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या परावर्तन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का भी आंसर बचा हुआ है, इसको हल कर लेते हैं। दिया है आकाश का रंग किस कारण से नीला होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला होता है दोस्तों। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। इसको एकदम दिमाग में गांठ बांध के रखेंगे दोस्तों। पूछ रहा है कि आकाश का रंग, याद रखेंगे आकाश का रंग आपसे पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायुमंडल में
प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश जो फैलता है उसका मेन कारण क्या होता है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर जल वाष्प के कारण होता है, या फिर धूल के कण के कारण होता है, या फिर हीलियम के कारण होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, धूल के कण के कारण आपका जो होता है वो विसरण, प्रकाश का विसरण का जो मुख्य कारण है वो है आपका धूल कण। जी हाँ दोस्तों, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? वह कौन सा ऐसा रंग है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी आसमानी। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है अपवर्तनांक कम, अगर अधिक पूछता तो आपका जवाब दूसरा होता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। होता क्या है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। आपको लगता है कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपका सारा का सारा ध्यान इस पे होने वाला है मेरे दोस्तों। तो पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, कम पूछा जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन दिया है लाल, बैंगनी, पीला और आसमानी, तो आप एकदम दोस्तों आसानी से याद करेंगे कि सबसे कम किसका होता है, लाल का। अगर सबसे अधिक पूछा जाता तो यही नीला होता। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, आसमानी दिया है, उसे आप नीला कह सकते हैं दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि मोटर कार में पीछे के दृश्य को, जी हाँ दोस्तों, जो गाड़ियाँ होती है उनके पीछे के देखने के लिए जो गाड़ी आ रही है या फिर है ना कितनी गाड़ियां आ रही हैं, वो दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद रखेंगे, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप रखेंगे, है ना, कि बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन आपको दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतलोत्तल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर कार में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। अगर आपको जानना है, इनकी पहचान जाननी है, कैसे पहचानेंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके सारी जानकारी गहराई से पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाढ़ी बनाने के लिए काम मिलाया जाता है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर अवतलोत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक गर्म करने पर, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, लाल कांच को अगर अधिक गर्म किया जाए वह कैसा दिखाई देगा? यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा दोस्तों। अगर लाल कांच को आप गर्म करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन आपका हरा, लाल, नीला और पीला। दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो सही जवाब है वो हरा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि ये अंधेरे के लिए है। यानी कि लाल कांच को जब अधिक गर्म करेंगे तो अंधेरे में देखने पे वो हरा दिखाई देगा। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट नहीं पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको सारी जानकारी बता दी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, है ना, क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु क्या कर रही है दोस्तों? साफ दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई नहीं दे रही है। याद रखेंगे, है ना। अगर ज़्यादा जानकारी आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जाके सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
याद रखेंगे इसका आंसर जो है वो है अवतल लेंस। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अवतल लेंस, आपका ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष के रोगी को अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है या प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में। यदि एक व्यक्ति, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर रखे हैं के बीच खड़ा है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो दो दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं उनके बीच में खड़ा हुआ है, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उसे कितने प्रतिबिंब, अपने कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्या है, 4, 5, 6 या फिर 7। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। इसको आपका सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, ना केवल बीएड के एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बल्कि दोस्तों ये यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है 10, 12 के, है ना, जब आप पेपर देंगे या फिर किसी भी कंपटीशन क्वेश्चन में ये कंपटीशन पेपर में क्वेश्चन ये बना दिया जाता है। क्या कह रहा है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, या फिर प्रकाश के विसरण से। इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, 1.5 मीटर कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण है उससे कितनी दूरी पर उसे खड़ा होना है। पूछ रहा है कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी करनी होगी। 1.5 मीटर या फिर 0.75 मीटर या फिर 3 मीटर या फिर 2 मीटर। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए सही है या फिर बी, सी या फिर डी। तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, 1.5 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन, पूछ रहा है कि जो तड़ित चालक हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, जो तड़ित चालक होते हैं क्या होते हैं तड़ित चालक, पहले वो जान लेते हैं क्या होते हैं तड़ित चालक। पूछा जाता है बार बार कि तड़ित चालक क्या होते हैं, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तड़ित चालक होते हैं जो बिजली से हमें बचाने में मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आकाशीय बिजली आती है तो उसे क्या करने का काम, उसे ज़मीन पे बड़े बड़े जो बिल्डिंगें होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, जब आकाशीय बिजली, आप जानते हैं आकाशीय बिजली जब कभी भी आती है तो वो क्या होती है ना, वो बिल्डिंग के ऊपर गिरती है, सबसे ऊपर जो चीज़ मिलती है उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उन पर तड़ित चालक लगा के उस बिजली को ज़मीन पर अर्थ दे दिया जाता है, मतलब ज़मीन में गिरा दिया जाता है ताकि जो बिल्डिंग है उसे कोई नुकसान ना हो। तो वो किसका बनाया जाता है, आपसे वही पूछ रहा है ना दोस्तों। तो दे रहा है तड़ित चालक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, तो दोस्तों वो बनाए जाते हैं लोहे के या तांबे के, एल्युमिनियम के या फिर इस्पात के। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका तांबे के। हालांकि दोस्तों अगर आपको कभी भी एल्युमिनियम का ऑप्शन आता है तो आप बेझिझक उस पर, स्टील का आता है तो आप स्टील का ऑप्शन मार सकते हैं मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका छूट रहा है, छूटना नहीं है, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। दिया है दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशीय केंद्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया है सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या फिर दूरदर्शी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शी। तड़ित चालक हमने पहले से कर रखा था, ये आपका छूट रहा था इसीलिए इसको हल करवा दिया गया। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट,
जो बिजली का बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कक्षा 5 से आपको पढ़ाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों? तो दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया है चांदी, तांबा, सोना, अभ्रक। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चांदी। जी हाँ दोस्तों, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा क्या होता है? सुचालक होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों जो फ्यूज तार होता है उसकी विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोध या उच्च गलनांक, या फिर निम्न प्रतिरोध या निम्न गलनांक, या फिर उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, या फिर निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक। तो दोस्तों फ्यूज का तार क्या होता है? प्रतिरोध कम करे और आसानी से गल जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? तो आपका सही हो रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। मतलब ज़्यादा धारा को रोके भी ना, और अगर ज़्यादा लोड पड़े तो वो क्या हो जाए? गल जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? जो फ्यूज का तार लगाते हैं वो किसका बना होता है? तो दोस्तों किसका बना होता है? टीन और शीशे के मिश्र धातु से बना होता है। देखिए अगर इसमें से केवल एक आता है, शीशा आता है, तो आप शीशा मार सकते हैं। लेकिन अगर टीन शीशा दोनों दे रहा है और अगर नीचे मिश्र धातु दोनों एक साथ दे रहा है, अगर जैसे मान लेते टीन दिया है, शीशा दिया है, निकेल दिया है और ऑप्शन नीचे कुछ दिया इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ और दे देता है, तो आप शीशा मार सकते हैं। लेकिन अगर टीन और शीशे का मिश्र धातु दोनों ये वाला बना के क्वेश्चन दे रहा है तो आप बेझिझक दोस्तों इस पे मारेंगे, आपका यही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसका होता है दोस्तों? किसका बना होता है दोस्तों? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ये किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये HCl नहीं मारेंगे दोस्तों, है ना। HCl आप बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, है ना। ये किसका बना होता है? ये बना होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। अभी PDF का वीडियो मैंने कभी भी नहीं बनाया था, तो थोड़ी सी असुविधा हो जाएगी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, असुविधा के लिए मुझे खेद है। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं लगातार ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है दोस्तों? शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, या फिर चतुर्थक सेल। तो दोस्तों इसका जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक सेल होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर आयनन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो में क्या पूछता है आगे वो देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों ना, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो वो आपका है गैल्वेनाइजेशन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले वीडियो में। इन्वर्टर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र, क्या काम करता है इन्वर्टर? AC वोल्टेज को DC में बदलता है, या फिर DC वोल्टेज को AC में बदलता है, या सिर्फ DC वोल्टेज को बदलता है, या फिर A व B दोनों? तो इसका बहुत आसान दोस्तों आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वो DC को AC में बदल देता है। आगे पूछा है कि घरों में जो पंखा, बल्ब आदि उपकरण लगाए जाते हैं वो किस क्रम में लगे हुए होते हैं? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, या फिर किसी भी क्रम में नहीं, या किसी क्रम में नहीं, है ना। किसी भी क्रम में लगा सकते हैं या फिर किसी भी क्रम में नहीं। तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से इसका आंसर देंगे तो इसका आंसर जो है समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर ए दिया है। अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है? मतलब किसी चुंबक कोई है, उसे आप लटका देंगे तो वो हमेशा किस दिशा में लटकेगा? तो इसका जो आंसर है दोस्तों उत्तर दक्षिण। आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि चुंबक जब भी खड़ा होगा तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही खड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? यहाँ दोस्तों दे रहा है कि चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका मात्रक क्या होता है?
तो उसका मात्रक क्या, ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में गॉस दिया है, ऑप्शन बी बेवर दिया है, ऑप्शन सी हेनरी दिया है और ऑप्शन डी डोमेन दिया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बेबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? पूछ रहा है कि अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, है ना दोस्तों। दिया है अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, यहाँ पे स्टील देना चाहिए था। अगर स्टील देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो नर्म लोहे के, तांबे के, इस्पात के या एल्यूमिनियम के, तो आप इस्पात पे लगा के आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं फटाफट अंदाज में। पूछ रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था, ये बता दीजिए आप, है ना दोस्तों। जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है इसको अवलोकित किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर है दोस्तों। आर स्टेट द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था दोस्तों। तो जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। आर स्टेट द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ी सी असुविधा हुई जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। अगर इसमें कोई समस्या हो जाती है तो थोड़ी सी समझ जाइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर इसके माध्यम से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो बहुत बहुत आप लोगों का आभार होगा। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं अगर कोई असुविधा हुई हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं लगातार ऐसे ही पीडीएफ की वीडियोज़ लाता रहूँगा, ना केवल यूपी बीएड की बात करें बल्कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सारे वीडियोज़ मैं लगातार इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त रविंद्र सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर लेके आइएगा। और जाते जाते एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।